हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीव सर क्लास में। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए क्रैश कोर्स। तो देखिए क्रैश कोर्स में वैसे क्वेश्चनों को रखा गया है जो एग्जाम में आता है, अर्थात ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो एग्जाम में ये जरूरी है कि एकदम आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें वैसे क्वेश्चन को ही रखा गया है जो एग्जाम में आता है, एग्जाम लेवल से क्वेश्चन है। तो देखिए अभी तक जो बच्चे क्रैश कोर्स नहीं लिए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्रैश कोर्स को खरीद लीजिए। तो देखिए हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं, आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन। तो देखिए इसका क्वेश्चन है कि स्पंज के जैमुल का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस चित्र बनाने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वहां आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए कि स्पंज के जैमुल का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो देखिए जो आपके सामने दिया हुआ है वो एक स्पंज में जैम्यूल का चित्र है और ये इसकी जो संरचना होती है घड़ा नुमा होती है। और देखिए इसकी जो ये ऊपरी भाग है उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है और इस भाग को आर्कियोसाइट्स कहा जाता है। और यहाँ देखिए ये जो कांटे नुमा संरचना है वो एक प्रवर्ध होता है और इसको काटीय शूल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने स्पंज जैम्यूल का चित्र देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। तो देखिए आइए देखते हैं कि लैंगिक जनन की कौन कौन से घटनाएं होती है। तो देखिए पहले लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन क्या है, इसमें विपरीत गुण वाले दो जनक भाग लेते हैं और साथ में जो लैंगिक जनन होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए जनन की वह विधि जिसमें विपरीत गुण वाले दो जनक भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे विपरीत गुण वाले दो जनक भाग लेते हैं और उसके बाद उन्होंने उनसे नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है और उनके बीच निषेचन की क्रिया भी होती है। फिर युग्मनज बनता है जिसको जाइगोट भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ भ्रूणोद्भव द्वारा नए भ्रूण का विकास होता है। जीवों में लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि लैंगिक जनन को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो लैंगिक जनन होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटनाएं। तो देखिए निषेचन पूर्व घटनाएं में क्या होता है, निषेचन से पहले होने वाली जितने भी घटनाएं होती है निषेचन पूर्व घटनाओं में देखा जाता है। उसके बाद निषेचन होता है और फिर अंत में निषेचन के पश्च घटनाएं। इसमें निषेचन के बाद भ्रूण बनने जैसी प्रक्रिया होती है, उसे निषेचन पश्च घटनाओं में रखा गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए द्विखंडन जनन क्या है। अब क्वेश्चन कहता है अगला कि द्विखंडन जनन क्या है और इसके 2 उदाहरण दे। तो सबसे पहले आप देखिए कि द्विखंडन क्या होता है। तो द्विखंडन अलैंगिक जनन की विधि होती है और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जीव जो होता है अपने आप को विभाजित कर 2 खंडों का निर्माण करता है। इस प्रकार से द्विखंडन होता है। तो देखिए यहाँ अलैंगिक जनन की ये विधि है और जिसमें प्रत्येक जीव जो होता है अपने आप को 2 बराबर खंडों में विभाजित करता है और नए जीवों का निर्माण करता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं अमीबा तथा पैरामीशियम। तो देखिए अमीबा और पैरामीशियम द्विखंडन का उदाहरण है और इसमें जो भी अमीबा और पैरामीशियम होता है अपने आप को 2 खंडों में विभाजित करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी होता है उसमें बहुविखंडन का वर्णन करें। तो देखिए प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें बहुविखंडन होता है और ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया परजीवी होता है।
जिससे मलेरिया नामक रोग होता है। तो देखिए अब बहुविखंडन क्या है, तो ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि होती है और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जीव जो होते हैं अपने आप को विभाजित करता है बहुत सारे खंडों में। द्विखंडन क्या था कि वहां जो जीव होता है वो 2 खंडों में विभाजित होता था, लेकिन बहुविखंडन में क्या होता है कि जीव जो होते हैं बहुत सारे खंडों में विभाजित होते हैं और उनके प्रत्येक खंड से नए जीवों का निर्माण होता है। तो देखिए प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन अब होता क्या है, मनुष्य के यकृत में जो आरबीसी होता है, आरबीसी में साइटोजोएट अवस्था में होता है, जबकि जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है उसके आमाशय में उशिष्ट के अवस्था में होता है। तो देखिए जो प्लाज्मोडियम होता है उसमें जो बहुविखंडन होता है 2 अवस्था में होता है। तो एक तो होता है मनुष्य के यकृत में जो आरबीसी होता है उसके साइटोजोएट की अवस्था में, और दूसरा क्या होगा कि एक मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके आमाशय में उशिष्ट उपस्थित होता है और उन उशिष्टों की अवस्था में यहाँ खंडन होता है। अब देखिए जो साइटोजोएट होता है वो बहुविखंडन की क्रिया को साइजोगोनी कहते हैं। अब यहाँ देखिए जो साइटोजोएट्स होता है ना उसमें बहुविखंडन होता है, उसको साइजोगोनी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि मीजोजोएट्स का निर्माण होता है और जबकि उशिष्ट अवस्था में बहुविखंडन की क्रिया को स्पोरोगोनी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्पोरोजोएट्स का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता होगा कि अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप को पूछा जाएगा कि जो साइटोजोएट्स है उस अवस्था में बहुविखंडन होता है तब उसे क्या कहा जाता है। तो साइटोजोएट्स के अवस्था में होने वाले प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन को साइजोगोनी कहा जाता है, जबकि जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है उसके उशिष्ट अवस्था में होने वाले बहुविखंडन को स्पोरोगोनी कहा जाता है। और होता क्या है साइजोगोनी जो होता है उसमें क्या होता है कि मीजोजेट्स का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ जो स्पोरोगोनी होता है उसमें बहुत सारे स्पोरोजोएट्स का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ ये प्लाज्मोडियम का विखंडन का चित्र आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले होता क्या है कि एक प्लाज्मोडियम होता है और उसमें एक केंद्रक होता है, उसके बाद उसमें अनुकूल अवस्था के दौरान सबसे पहले केंद्रक में बहुत सारे विभाजन होता है और यहाँ केंद्रक एक से अधिक हो जाता है। उसके बाद ये केंद्रक विकसित होता है, अपने आकार में परिवर्तन लाता है और फिर अनुकूल अवस्था में ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो फट जाता है और फटने के बाद देखिए यहाँ प्लाज्मोडियम फट चुका है और फटने के बाद क्या होता है कि उससे केंद्रक जो होता है बाहर निकल जाता है और जो प्रत्येक केंद्रक का भाग होता है उससे यहाँ जितने भी केंद्रक होगा उससे हर एक केंद्रक से नए जीवों का निर्माण होता है। तो देखिए इस प्रकार से प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विखंडन तथा बहुविखंडन का उदाहरण सहित समझाएं। तो देखिए यहाँ द्विखंडन तथा बहुविखंडन को उदाहरण सहित समझाने के लिए क्वेश्चन कहा गया है। तो देखिए द्विखंडन क्या होता है, हमने बताया कि द्विखंडन और बहुखंडन जो दोनों जो होता है अलैंगिक जनन की विधि होती है, जिसमें क्या होता है द्विखंडन में प्रत्येक जीव जो होते हैं अपने आप को 2 खंडों में विभाजित करता है और हर एक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन वही बहुविखंडन जो होता है उसमें प्रत्येक जीव जो होता है अपने आप को बहुत सारे खंडों में विभाजित करता है और उसके प्रत्येक खंड से नए जीवों का निर्माण होता है।
तो इस प्रकार से द्विखंडन तथा बहुविखंडन क्या है, दोनों एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए द्विखंडन में एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं, जबकि बहुविखंडन में एक जीव विभाजित होकर बहुत सारे संतति को उत्पन्न करते हैं। द्विखंडन का उदाहरण अब देखते हैं। तो देखिए द्विखंडन का उदाहरण क्या है, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों द्विखंडन का उदाहरण है, जबकि यहाँ प्लाज्मोडियम जो होता है बहुविखंडन का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वर्ण निषेचन तथा पर्ण निषेचन में अंतर करें। तो देखिए स्वर्ण निषेचन क्या होता है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया जो होती है स्वयं होती है, और इसके साथ साथ इसमें एक ही जनक के आवश्यक होता है, एक ही जनक का होना आवश्यक होता है। अब वो नर तथा मादा के युग्मक संलयन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक ही जनक के नर या मादा युग्मकों का संलयन निहित होता है, लेकिन वही पर्ण निषेचन में क्या होता है कि इसमें दो भिन्न जनकों के नर तथा मादा युग्मकों का संलयन निहित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो स्वर्ण निषेचन होता है यह बहुत कम होता है, लेकिन पर्ण निषेचन क्या होता है, एक समान प्रक्रम है। आइए अब देखते हैं स्वर्ण निषेचन का उदाहरण और पर्ण निषेचन का। देखिए स्वर्ण निषेचन का उदाहरण क्या है, जो फीता कृमि होता है वो एक उसमें स्वर्ण निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये स्वर्ण निषेचन की उदाहरण है। जबकि तिलचट्टा और केचुआ में पर्ण निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात तिलचट्टा और केचुआ जो होता है एक पर्ण निषेचन का उदाहरण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य तथा आंतरिक। क्वेश्चन कहता है बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है, इसके समुचित उदाहरण दे। तो देखिए बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। तो देखिए बाह्य निषेचन जो होता है इसमें निषेचन की जो प्रक्रिया होती है जनकों के शरीर के बाहर होता है, लेकिन जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें निषेचन की प्रक्रिया जनक के शरीर के अंदर होता है, यही अंतर है। तो देखिए इसमें बाह्य निषेचन में देखिए कि यह मादा शरीर के बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन में क्या होता है कि इसमें बड़ी संख्या में युग्मकों का निर्माण बाहरी माध्यम जैसे जल में होता है। तो देखिए इसमें जो युग्मक होते हैं उसका निर्माण बहुत बड़ी संख्याओं में होता है बाह्य निषेचन में, लेकिन जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें कम संख्या में जो आंतरिक निषेचन है उसमें कम संख्या में युग्मकों का निर्माण होता है। बाह्य निषेचन की अपेक्षा आंतरिक निषेचन में युग्मकों का निर्माण बहुत कम संख्या में होता है। अब आइए देखिए बाह्य निषेचन का उदाहरण देखते हैं। तो इसमें उभयचर होगा, जबकि आंतरिक निषेचन सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारियों में होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडज तथा जीवज प्राणियों में क्या अंतर है। तो देखिए अंडज तथा जीवज प्राणियों में अंतर यहाँ दिया है कि जो अंडज प्राणी होते हैं वो उसमें जो मादा होता है वो अंड प्रदत्त होती है, जबकि जीवज में जो मादा शिशु को जन्म देती है। तो देखिए जो अंडज होता है अंडज प्राणी उसमें जो मादा होती है वो अंड प्रदत्त होती है, लेकिन जो जीवज होता है उसमें मादा शिशु को जन्म देती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कि इसमें भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है,
तो जो अंडज होते हैं उसमें भ्रूण का विकास क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, लेकिन जीवछ प्राणियों में भ्रूण का विकास जो होता है शरीर के अंदर होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि पक्षी और सरीसृप अंडप्रजक प्राणी होते हैं, लेकिन अधिकतर स्तनधारी जो होते हैं वो जीवज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।